नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज था आपका 13 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी का जो है अंतिम दिन था एग्जाम का और ये अंतिम शिफ्ट है। 2023 के अंदर अब एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होगी, अब अगले साल जो है फिर से होगी। तो दोस्तों आज के जो चारों शिफ्ट में जैसा कि मैंने प्रश्नों को देखा, जैसा लग रहा है कि कल से जो मैंने वीडियो दिया था उसी को जो है हूबहू एग्जामिनर छाप रहा है। जैसा कि आप चारों वीडियो आज आप देखे होंगे और कल शाम वाला मेरा प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है 20 में से 11-12 क्वेश्चन मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देखेंगे। आपका मन खुद ही कह रहा होगा, अगर ऐसा कर रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। और एमटीएस का जो प्रैक्टिस सेट मैं चला रहा हूं इसे आप रोजाना अटेंड करें अगर आप आने वाले समय में एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में सर्वप्रथम 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसे आर्टिकल 51 के ए में रखे गए और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था जी, ठीक है। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य बना एक और, तो इस प्रकार से टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, 10 + 1, ठीक है। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और कहां पर रखा गया है, तो ये आर्टिकल जो है 51 के ए में रखा गया है और भाग 4 के ए में रखा गया है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसलिए बिंदु के रूप में नहीं देख रहे हैं ज्यादा, क्योंकि सारे पीडीएफ का क्वेश्चन है और एक ही बात को 10 बार छापना सही नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है, अगर आपको याद हो तो मैं ये भी बताया हूं कि हॉकी 1 बार, T20 1 बार, इसके बाद जो है क्रिकेट वाला मेन विश्व कप 2 बार, ठीक है। और जो अंडर 90 है वो 5 बार, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हॉकी भी 1 ही बार जीता 1975 में, ठीक है। और आपका क्रिकेट का 2 बार जीता है मेन वाला, 1983 में कपिल देव जी के साथ और 2011 में आपका महेंद्र सिंह धोनी के साथ, ठीक है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी 1 बार जीता है इंडिया 2007 में। तो ये सभी आगामी एग्जाम के लिए फैक्ट सब काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है अंडर 90 5 बार जीत चुका है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2022 वाला अंडर 90 भी भारत ने ही जीता था और ये कहां पर हुआ था, जो आगामी एग्जाम की रीड बनेगी वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट की होती है, ये तो रिपीट किया हुआ ही है, ये तो रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बना लोगे। तो 35 मिनट के बाद होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच जो होता है ये बड़े लेवल में 70 मिनट की होती है। वैसे घरेलू कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पैमाने का है 70 मिनट का होता है, ठीक है। वैसे ही फुटबॉल का जो है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल की मैच होती है वो 90 मिनट की होती है, ठीक है। तो 35 मिनट के बीच एक ब्रेक दिया जाता है और ब्रेक कितने मिनट की होती है, तो 5 मिनट की होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हॉकी से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। फुटबॉल में जो आपका ब्रेक दिया जाता है ये 40 से 45 मिनट के बाद दिया जाता है। इसके अलावा जो कबड्डी में ब्रेक दिया जाता है 25 या 30 मिनट के बाद दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए धरती का क्या क्या हो सकता है, भूमि हो सकता है, जमीन हो सकता है, भू हो सकता है, मही हो सकता है, धरनी भी हो सकता है। ये सब धरती की जो है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके अलावा रौत नाचा नृत्य पूछा गया, ये भी रिपीट किया हुआ है, रौत नाचा। तो रौत नाचा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपका मैंने एक दिन पोस्ट के माध्यम से भी पूछा था कि कोया जनजाति भी पाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक प्रमुख नृत्य स्वरूप या लोकगीत स्वरूप है ये आपका पंडवानी है। पंडवानी का जो प्रमुख कलाकार है ये आपका तीजन बाई है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। दोस्तों जो बच्चे बोल रहे थे कि मेरा कैसा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अंतिम दिन में, तो अंतिम दिन में तो सबसे हलवा दे दिया जी, और यही कटअप बढ़ाने का काम करेगा आज का ये चारों शिफ्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा था। अब मैच इतने लोग देखते हैं, केपटाउन में मैच हो रहा है, कैनवरा में मैच हो रहा है, एडिलेड में मैच हो रहा है, मैनचेस्टर में मैच हो रहा है, तो ये सब सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, समझने के लिए भी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की मैच जो है ये कैनवरा में होती है ना, और कैनवरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है। और एक इसी प्रकार से एक और देश है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी है वियना। और ऑस्ट्रिया से एक क्वेश्चन भी आती है कि इसकी जो राजधानी है किस नदी के किनारे है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितना लूसेंट आपने पढ़ा है। इसके अलावा अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है। देखिए अंधों में काना राजा का अर्थ होता है कि भाई गांव में सब आदमी मूर्ख है, कोई भी चिट्ठी नहीं पढ़ पाता है, उसमें से कोई 5वां क्लास पास करके चला गया और चिट्ठी पत्री पढ़ रहा है। तो उस जो बहुत सारे जो अनपढ़ है उसके बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी क्या है, बहुत ज्यादा मतलब स्कॉलर टाइप से उसे समझेंगे, तो इसी बोलते हैं अंधों में काना राजा, ठीक है। इसके अलावा जो है ईस्ट आप जानते हैं ना, ब्रेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है ईस्ट।
तो ईस्ट से जो है कौन सी गैस का निर्माण होता है या फिर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जी। इसी प्रकार से आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं तो उसका जब ढक्कन खोलते हैं ना तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है बाहर, जो ऐसे झाग निकलता है और आप खुशियां मनाते हैं ना बर्थडे में, वो भी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था और ये भी मैं सब दिन बताया जब जब भी आवर्त सारणी की बात आई, क्योंकि मुझे लगता है कि आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन है एसएससी के, मैं पिछले 2-3 साल से सीजीएल चाहे जो भी एग्जाम है मैं रीड कर रहा हूं, तो 1-2 क्वेश्चन जो है आवर्त सारणी से जरूर रहता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बारे में मैं आपको कितना बताया हूं, जितना मैं अभी तुरंत बताने वाला हूं, 1 सेकंड के अंदर आधा आवर्त सारणी खत्म। ठीक है, देखिए कैसे आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में क्या था पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला ग्रुप में जो है आपका इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कैसे याद रखने के लिए बताया था भाई कि जो घर में ना जो एकदम नकारा होता है, कोई काम वगैरह नहीं करता है, उसको सबसे कतिया के रखता है, साइड में रखता है, उससे ना कुछ पूछना है ना कुछ करना है, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं, तो क्या पूछेगा। इसी प्रकार से इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, किसी से मेल जोल नहीं रखता है, इसलिए सबसे साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेघर है वो, है ना, तो इसीलिए सबसे लास्ट में है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सेकेंड लास्ट में आपका हेलोजन बंधु है, 17 में है। मैंने आपको बताया था हेलोजन बंधु में सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन होता है, सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्टनेस कौन रखता है, ये सब भी बताया था। ठीक है, तो 17 में आपका क्या है, हेलोजन है। हेलोजन में कौन कौन सा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये मुख्य रूप से 4 हेलोजन आपको याद रखना है, जिसमें फ्लोरीन जो होती है ना ये विद्युत के सबसे ज्यादा ऋणात्मक होती है। इसके बाद ज्यादा जो क्लोरीन होती है ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा अधिक स्नेह रखता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है हेलोजान, ये तो बहुत गलती बात है यार, हेलोजान नहीं हेलोजन होता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, समूह 18 में आपका क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया। अक्रिय गैस इनर्ट गैस कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये नियॉन, ये सब जो है आपका अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कहने का मतलब होता है कि उसकी जो बाह्यतम कक्षा होते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़े होते हैं, तो 8 अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे से साझा करना पड़ता है तत्वों को, ये पहले से ही संतुष्ट रहते हैं, तो न किसी से लेना न किसी को देना, हम साइड में पड़े रहेंगे, इसीलिए हम सबसे लास्ट में है 18 समूह में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले महोदय थे, ये भी ध्यान रखेंगे आगामी एग्जाम के लिए। प्राचीन वाले के खोजकर्ता जो है ये आपका मेंडेलीव साहब थे, है ना। आपसे पूछा जाता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्वों को जगह दिया गया था, तो 63। आधुनिक आवर्त सारणी वाले में तत्वों को जगह दिया गया है 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु ऐसा है जो मेटल और नन मेटल दोनों का गुण रखता है, जैसे सिलिकम, जर्मेनियम, पोलेनियम, ये सब जो है आपका मेटल और नन मेटल दोनों का गुण रखता है, इसे जो है उपधातु कहा जाता है, अधातु नहीं उपधातु कहा जाता है। इसे अर्धचालक भी कहते हैं। और सिलिकॉन वगैरह का जो यूज होता है आपका सोलर सिस्टम में होता है, चिप वगैरह बनाने में होता है, जो भी आईटी सेक्टर है वहां पे जो है सिलिकॉन वगैरह की यूज होती है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा है जी, तो बेंगलोर के अंदर स्थित है, और साइलेंट वैली जो है केरल में है। साइलेंट वैली एक जो है नेचुरल साइट है, जबकि सिलिकॉन वैली जो है आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये सभी बात को जो है अलग से बैफरकेट करके जो है समझते चलेंगे, अगर आपको सही में कुछ करना है तो, नहीं तो भीड़ में भीड़ बनना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए और टाइम पास होती रहेंगे, है ना। इसके अलावा राज्य विधायिका की निम्न सदन को क्या कहलाता है, कल शाम को समझाया था जी कि इंडिया में जो है वर्तमान समय में मात्र 6 ऐसे स्टेट है जहां पे बाई कैमरल स्टेट है। और ये बाई कैमरल स्टेट क्या होता है, जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। और मैंने आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को किससे रिलेट करने को कहा था, राज्यपाल को प्रेसिडेंट के साथ तुलना कीजिए आर्टिकल को बोलते हुए, तभी एक बार करके देखिए, सब दिन के लिए रहेगा। इसके बाद लोकसभा को आप विधानसभा से रिलेट कीजिए और राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट कीजिए। अब अपने इंडिया में जो 6 स्टेट है ये कौन कौन है, यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यही 6 स्टेट है जहां पे बाई कैमरल है ना। बाद में की सभी स्टेट में सिंगल विधानसभा ही चलती है। ठीक है, तो ये जो आपका विधानसभा का जो निम्न सदन होता है और राज्य के अंदर उसे विधानसभा कहते हैं, और जो अपर सदन होते हैं उसे विधान परिषद कहा जाता है। वैसे ही केंद्र में जो निम्न सदन होते हैं उसे लोकसभा कहते हैं, इसे लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, और जो अपर सदन होते हैं उसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है लोअर और अपर, ये ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। क्या हुआ, ब्रिटेन में जो लोकसभा होती है, जो निम्न सदन होती है, वहां पे नीचे तबके के लोग बैठने लगे, तो जो हायर मतलब अथॉरिटी थे वो बोले कि अरे ये नीचे लोग इसमें बैठेंगे, हम इसमें नहीं बैठेंगे। तब से जो है उसे लोअर सभा कहा जाने लगा, और यही चीज हमें आजादी के बाद यहाँ पे अपना लिए, और यहाँ के जो नीचे वाला जो प्रतिनिधि सभा है उसे जो है लोअर सभा कहा जाने लगा, और जो बड़ा वाला सभा है राज्यसभा उसे अपर सदन कहा जाने लगा। तो ये भी प्रचलन जो है, प्रचलन से ही नाम पड़ गया है, जो आज जो है व्यापक हो गया है इंडिया के अंदर, और अपने को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने
अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो सूरत के अंदर खोला था। ये तो आप सभी जानते हैं। कब खोला था? 1607 ईस्वी में खोला था। 1608 में लिखता है कहीं कहीं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन एसएससी बड़ा प्यारा पूछता है कि जब जो अंग्रेज जो पहला फैक्ट्री खोला था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो जी दिमाग लगाइए, 1605 ईस्वी में अकबर मर गए, तो क्या अकबर रहेंगे? मरने के बाद आए थे क्या लाइसेंस देने? तो नहीं, तो जहांगीर था, अकबर का पुत्र था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये होगी भाई फैक्ट्री एक अलग चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना एक अलग चीज है। तो वो 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय अकबर जिंदा था, तो उस समय अकबर था, और जब फैक्ट्री खोली उस समय जहांगीर या सलीम था, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जी, हरित क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया। मैं हरित क्रांति से सारा फैक्ट दे दूंगा, चाहे आपको कोई भी एग्जाम में जाओ, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए, उद्देश्य था इसका जो है उत्पादन में बढ़ोतरी लाना, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, जो अच्छे हो, देश हित के लिए, समाज हित, अपने हित के लिए हो, ऐसा ही उद्देश्य हर आदमी के पास होता है। ये अलग बात है कि गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन सब चाहता तो सब है कि राजा बने, है ना। तो जो उद्देश्य था ये पॉजिटिव था कि भाई कम जमीन में ज्यादा उत्पादन करना, ताकि जो है लोक कल्याण हो सके। और ये कैसे उत्पादन करना? अच्छे किस्म की बीज यूज करना, अच्छे खाद यूज करना, है ना। और सिस्टमेटिक ढंग से जो है वैज्ञानिक तरीके से फसलों को पैदावार करके जो उत्पादन बढ़ाना था। 1960 के दशक में एंट्री लेती है कहां पे? पंजाब के अंदर। सबसे अधिक असर जो है गेहूं पे डालता, उसमें भी मैक्सिकन गेहूं जो है उस पर सबसे अधिक असर डाला था। विश्व स्तर पे जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग है, भारत स्तर पे जो जनक है एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन जो है जो आपका आईएससीआर संस्था है ना दिल्ली में कृषि वाली, उसके जो है चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रथम चरण जो है 1967-68 में हुआ था, द्वितीय चरण जो है 77-78 में हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपका हरित क्रांति से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछा था जी, ये भी रिपीट किया हुआ है, पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के आपका वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और वहां के राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल आपका जो है गुरमीत सिंह, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके 4th शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक झन्नाटेदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, और एमटीएस की अगर भैया तैयारी करते हो ना तो मॉडल सेट जरूर यूज किया करो, है ना। बहुत ही काम की रहेगी। जैसा आपने एसएससी जीडी में देखा कि वही क्वेश्चन लेके आया जो एग्जाम में छपता था, वैसे ही मैं एमटीएस तक होते होते ना आपको इतनी तैयारी करा दूंगा कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, जीके जीएस के अंदर, ठीक है। तो अटेंड करना जरूर से जरूर। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।